राधे। आज हम करेंगे बीपीएससी 135 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो कि रिसेंटली अभी दिसंबर 2024 में आया हुआ है, थर्मल फिजिक्स एंड स्टैटिकल मैकेनिक्स का। ठीक है, तो बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अभी से ही लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को दोबारा मत भूलना, जिससे कि हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है, तो टोटल टाइम पूरे क्वेश्चन पेपर करने के लिए 2 घंटे का दिया गया था। मैक्सिमम 50 मार्क्स से पूरा क्वेश्चन पेपर ये पूछा गया था। ठीक है, और इसके अंदर कैलकुलेटर लेके जा सकते हो कि इसके अंदर लिखा हुआ है यू कैन यूज अ कैलकुलेटर। ठीक है, तो लेके जा सकते हो। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है अटेम्प्ट एनी 5 पार्ट्स। हमें कोई भी 5 पार्ट्स अटेम्प्ट करने जो कि हमें बहुत ज्यादा अच्छे से आते हैं, और एक पार्ट हमारा 2 मार्क्स का है। ठीक है, और टोटल क्वेश्चन नंबर 1 कितने का है? 10 मार्क्स का। और ऐसे ही 5 क्वेश्चन है, ठीक है, जो 10 मार्क्स के हैं। तो टोटल हमारा 50 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर हो जाता है। तो पहला पार्ट है जो कि हमारा ए पार्ट है, वो क्वेश्चन क्या है? डिफाइन द डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ अ मॉलिक्यूल एंड राइट द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। ठीक है, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम की डिफाइन लिखनी है और मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिखना है। तो it is defined as the number of independent coordinate required to specify the position and configuration of a molecule। ठीक है, इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये है कि एक मॉलिक्यूल की पोजीशन और कॉन्फ़िगरेशन को फुली डिस्क्राइब करने के लिए जितने इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स की जरूरत होती है, उसे हम डिग्री ऑफ फ्रीडम कहते हैं। डिग्री ऑफ फ्रीडम को हम किससे डिनोट करते हैं? एफ से डिनोट करते हैं। ठीक है, इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या हो गया? 3n माइनस का k। ठीक है, जिसके अंदर n है वो एटम है, या तो हम इसे पार्टिकल्स बोल सकते हैं। ठीक है, एंड k क्या है? k हमारा कॉन्स्टेंट्स है, कॉन्स्टेंट्स। ठीक है, कॉन्स्टेंट यहाँ पे भी लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसको मैथमेटिकल ऐसे एक्सप्रेस करते हैं एंड डिग्री ऑफ फ्रीडम हमारी ये होती है। तो नेक्स्ट पार्ट है हमारा, जिसके अंदर हमसे पूछा गया ड्रॉ द मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व वर्सेस स्पीड। ठीक है, मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व वर्सेस स्पीड फॉर एनी 3 टेम्परेचर T1, T2 एंड T3। ठीक है, सच दैट T1 इज ग्रेटर देन T2 एंड T2 इज ग्रेटर देन T3। ठीक है, तो इसका तो कैसे बनता है? तो ये रहा, तो ये ऐसे करके एक लाइन बनेगी। ठीक है, जहां पे ये स्पीड होगी और ये हमारा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होगा। ठीक है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, एंड यहाँ पे इनिशियली एक ऐसे लेना है, देन एक ऐसे लेना है, इनिशियल से लेना है यहाँ से, एंड एक ऐसे। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया? T1, ये हमारा T3 एंड ये हमारा T2। ठीक है, तो फिर ये पूरा डायग्राम ऐसे बनता है इसका। ठीक है, एंड क्या लिखा हुआ है कि द कर्व फॉर द प्रोबेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल स्पीड। ठीक है, द टेम्परेचर इंक्रीजेस, T1 is greater than T2 and T2 is greater than T3, the peak shifted to higher speed and the distribution factors। ठीक है, एक बार दोबारा से बना लेते हैं। तो ऐसे ऐसे बनाना है, देन यहाँ पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स लिखना है। क्या लिखना है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अभी बनाया था, और यहाँ पे स्पीड यहाँ से इनिशियली से स्टार्ट करनी है ऐसे करके, फिर यहाँ से भी इनिशियली से स्टार्ट करनी है, फिर देन यहाँ से भी इनिशियली से स्टार्ट करनी है। देन ये सबसे ऊपर वाला T1 हो जाएगा, उससे नीचे वाला T3 हो जाएगा, एंड उससे नीचे वाला हमारा T2 हो जाएगा। ठीक है, ये पूरा डायग्राम बनाना है। ये हमारा किसका है? मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व का डायग्राम है। ठीक है, और इसके लिए क्या है? ये कर्व डिफरेंट टेम्परेचर पर मॉलिक्यूल की स्पीड का स्प्रेड दिखाता है। ठीक है, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है तो जो हमारे T1 इज ग्रेटर देन T2 एंड ग्रेटर देन T3, कर्व की पीक राइट साइड शिफ्ट हो जाती है, तो नीचे दब जाती है, मतलब कि फ्लैटर हो जाती है। ठीक है, तो फिर यहाँ पे ये पूरा हो चुका है। बस ये बनाना है एंड ये लिखना है, एंड ये पूरा हो जाएगा, एंड ये 2 बार करा दिया। अब हम आते हैं अपने सी पार्ट के ऊपर। तो सी पार्ट क्या है? सी पार्ट है राइट डाउन द डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ अ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, डिफरेंशियल फॉर्म लिखनी है, किसकी लिखनी है? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। क्या है डिफरेंशियल फॉर्म? क्या है? ये है डी क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस में डी डब्ल्यू। ठीक है, और ये क्या है? ये हमारा वर्क डन है। ठीक है, ये हमारा क्या है? ये हमारा है एनर्जी, जिसे हम इंटरनल एनर्जी बोलते हैं। ठीक है, ये क्या है हमारा? ये हमारा हीट है, हीट सप्लाई लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो डिफाइन किया हुआ है कि डी क्यू क्या है? हीट सप्लाई है। डी यू क्या है? चेंज इन इंटरनल एनर्जी है, एंड डी डब्ल्यू क्या है? वर्क डन है। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है? डी क्यू इक्वल टू में डी यू प्लस में डी डब्ल्यू। ठीक है, तो ये पूरी हमारी डिफरेंशियल फॉर्म है। अब हम आते हैं अपने डी पार्ट के ऊपर। तो डी पार्ट है, इसके अंदर हमें ड्रॉ आइसोबारिक एंड आइसोक्लोरिक प्रोसेस इन अ पीवी डायग्राम। ठीक है, ड्रॉ करना है। ठीक है, तो यहाँ पे पीवी डायग्राम बना रहा है। ठीक है, एंड यहाँ पे क्या लिखा होगा कि हॉरिजॉन्टल लाइन बनाने कांस्टेंट प्रेशर पे। ठीक है, तो फिर ऐसे, देन यहाँ से ये हमारा पी हो गया, ये हमारा वी हो गया, ये क्या है? वॉल्यूम है, ये हमारा प्रेशर है। ठीक है, एंड देन ऐसे ऐसे करके, एंड नेट ऐसे, ये हमारा पी नोट है। ये किसका डायग्राम है? ये हमारा आइसोबारिक प्रोसेस का डायग्राम है। ठीक है,
एंड अब हमें सेकंड डायग्राम बनाना है आइसोक्लोरिक प्रोसेस का। यहाँ पे हमारा पी है, यहाँ पे अगेन हमारा पी है, एंड इसके अंदर बट वर्टिकल लाइन जाएगी, वर्टिकल लाइन सीधी जाती है, हॉरिजॉन्टल लाइन ऐसी जाती है, ठीक है। तो फिर अगेन देन एक कांस्टेंट लाइन ऐसे कर देंगे, देन ये हमारा वी नोट हो जाएगा, ठीक है। तो फिर ये हमारा किसका, ये हमारा आइसोक्लोरिक प्रोसेस का डायग्राम है, एंड ये हमारा किसका डायग्राम है, ये हमारा आइसोबारिक का डायग्राम है, ठीक है। एंड बस ये दो डायग्राम बना दे इस पूरे क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। तो हमसे बोला गया था पीवी डायग्राम बनाओ आइसोबारिक प्रोसेस का और आइसोक्लोरिक प्रोसेस का। आइसोबारिक में क्या होता है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन होती है क्योंकि प्रेशर हमारा कांस्टेंट होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, हमारा प्रेशर कांस्टेंट होता है, जैसे ये हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, ठीक है। एंड यहाँ पे लिखा भी हुआ है। आइसोक्लोरिक के अंदर ये हमारी वर्टिकल लाइन होती है क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर वॉल्यूम कांस्टेंट होता है, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, वॉल्यूम कांस्टेंट होता है, एंड इसके अंदर क्या होता है, प्रेशर कांस्टेंट होता है, ठीक है। अब हम आते हैं अपने ई पार्ट के ऊपर। तो ई पार्ट है हमारा जिसके अंदर हमें फेस डायग्राम ऑफ वाटर ड्रॉ करना है, ठीक है। तो ये ना, तो फिर ना फेस डायग्राम के अंदर वाटर कैसे बनता है, इसके अंदर ना बस एक वाई बनाना होता है, देखिए ऐसे करके एंड देन ऐसे करके, ठीक है, देन ऐसे करके, ठीक है। तो फिर यहाँ पे क्या है, ये हमारा सी हो गया, ये हमारा ए हो गया, ठीक है, ये हमारा बी हो गया, एंड ये हमारा ओरिजिन हो गया 0, ठीक है। इधर हमारी क्या आ जाएगी, सोलिड आइस आ जाएगी, ठीक है। इधर क्या हो जाएगा, हमारा लिक्विड वाटर आ जाएगा, लिक्विड वाटर, ठीक है। हमारा वेपर, प्रेशर कर्व, ठीक है। एंड ये आ जाएगा हमारा सब्लिमेशन कर्व, ठीक है। एंड यहाँ पे ये क्या है हमारा, ये हमारा प्रेशर है, ठीक है। एंड यहाँ पे हमारा टेम्परेचर आ जाएगा, ठीक है। इसको डब्बे के अंदर डाल देना, एंड यहाँ पे प्रेशर एंड यहाँ पे टेम्परेचर, ठीक है। तो ये पूरा हमारा फेस डायग्राम है। यहाँ पे वेपर प्रेशर कर्व है, ठीक है, ये लिक्विड वाटर है, ये सॉलिड आइस है, एंड ये सब्लिमेशन है, ठीक है। एक वाई बनाना है, देन ये सी ए बी लिखना है, एंड बीच में ओरिजिन लिखना है 0, ठीक है। इसका मतलब क्या है, ओरिजिन का मतलब कि यहाँ से अगर हमारा 0 से मतलब कि जाता है, ठीक है, या तो हम यहाँ पे भी कर सकते हैं ऐसे करके, ये टेम्परेचर पे शो कर सकते हैं, ये हमारा 100 डिग्री सेल्सियस पे, ये हमारा वेपर प्रेशर पे हो गया, एंड देन ये हमारा ओरिजिन है, तो फिर 0 डिग्री सेल्सियस, एंड ये माइनस में चला गया तो सोलिड आइस बन गई, एंड यहाँ पे हमारा नॉर्मल पे लिक्विड वाटर है, ठीक है। तो पूरा डायग्राम हमारा ऐसे बनेगा, ये पूरा वाटर फेस डायग्राम, इसको अच्छे से देख लेना, ठीक है, पूरा बना दिया ये। तो फिर यहाँ पे भी यही लिखा हुआ है, दिस डायग्राम डिस्प्लेस दी इक्विलिब्रियम बिटवीन दी सॉलिड लिक्विड एंड गैस फेजेस, ठीक है। तो ये पूरा ऐसे बनेगा। अब हम आते हैं अपने एफ पार्ट के ऊपर। तो एफ पार्ट क्या है हमारा, एफ पार्ट है डिफाइन द स्पेक्ट्रल एनर्जी डेंसिटी ऑफ अ ब्लैक बॉडी रेडिएशन, ठीक है। तो स्पेक्ट्रल एनर्जी डेंसिटी क्या होता है, डिफाइन एज द एनर्जी ऑफ अ ब्लैक बॉडी रेडिएशन पर यूनिट वॉल्यूम विद इन अ यूनिट वेवलेंथ इंटरवल, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ब्लैक बॉडी रेडिएशन के लिए पर यूनिट वॉल्यूम और पर यूनिट वेवलेंथ रेंज में जो रेडिएशन एनर्जी होती है उसे स्पेक्ट्रल डेंसिटी कहते हैं, ठीक है। इसे डिनोट कैसे करते हैं, म्यू लैम्डा से, ठीक है। तो ये हो गया। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट के ऊपर जो कि हमारा जी पार्ट है। तो जी पार्ट है स्टेट एनी टू ऑप्शन फॉर अ मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टेट्स, लिखनी है। तो फिर पहले ऑप्शन क्या है कि पार्टिकल आइडेंटिकल बट डिस्टिंग्विशेबल, ठीक है। पार्टिकल आइडेंटिकल है बस डिस्टिंग्विशेबल है, ठीक है। नो रिस्ट्रिक्शन और अ नंबर ऑफ पार्टिकल पर एनर्जी स्टेट। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि एक ही एनर्जी स्टेट में कितने भी पार्टिकल रह सकते हैं, ठीक है, नो लिमिट, कोई लिमिट नहीं है, कितने भी पार्टिकल रहो। अब हम आ जाते हैं अपने एच पार्ट के ऊपर। तो हमारा एच पार्ट है एक्सप्लेन व्हाट आर दी माइक्रोस्टेट्स एंड मैक्रोस्टेट्स ऑफ अ थर्मोडायनेमिक सिस्टम, ठीक है। मतलब कि पूछा गया है माइक्रोस्टेट्स और मैक्रोस्टेट्स क्या होते हैं थर्मोडायनेमिक सिस्टम के अंदर, ठीक है। तो क्या है, मैक्रोस्टेट डिस्क्राइब दी बुल्क प्रॉपर्टीज जिसके अंदर पीवीटी आता है, प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर, वाइल दी माइक्रोस्टेट डिस्क्राइब द पैसिफिक अरेंजमेंट ऑफ अ इंडिविजुअल, ठीक है। इसका मतलब क्या है, जो हमारा मैक्रोस्टेट है वो सिस्टम की बुल्क प्रॉपर्टी जैसे कि प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर जो हम बाहर से मेजर कर सकते हैं, ठीक है। बट जो माइक्रोस्टेट होते हैं उसके अंदर क्या होता है, मॉलिक्यूल्स का पैसिफिक अरेंजमेंट जैसे कि पोजीशन और मोमेंटम जो किसी भी मैक्रोस्टेट को बनाता है, ठीक है, वो हम करते हैं, ठीक है। तो हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 2 है जिसके अंदर हमें कोई भी 2 पार्ट्स करने हैं, ठीक है।
और एक पार्ट हमारा 5 मार्क्स का है इसके अंदर, ठीक है। टोटल 3 पार्ट दिए हुए हैं, ठीक है, एक छोड़ना है एंड बाकी 2 करने हैं। तो पहला पार्ट है ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर मीन ट्रांसलेशन एनर्जी पर डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ अ मैक्सवेलियन गैस, ठीक है। एंड ये पूरा 5 मार्क्स का पूरा क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे पूरा आंसर लिखा हुआ है कि अकॉर्डिंग टू द लॉ of equipartition of energy, the total energy of a system is distributed equally among all the degree of freedom for a Maxwellian gas at absolute temperature T. The mean translation kinetic energy is noted by E is given by this, ठीक है। मैं kinetic energy कर दिया and energy, तो फिर infinite to 0, so half mv का square fv is tv, ठीक है। क्या जो हमारा एफ वी है वो हमारा मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन है, तो फिर इवेल्यूएट करेगा, तो फिर जब इवेल्यूएट किया तो फिर 3/2 केबीटी आ गया, ठीक है। और मोनोटॉमिक गैस के लिए हमें पता है 3 ट्रांसलेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है, ठीक है। तो फिर जो एनर्जी पर यूनिट डिग्री ऑफ फ्रीडम है, तो फिर उसमें क्या होगा, 1/3 इंटू में 3/2 केबीटी, ठीक है। एंड जब हम इसको करेंगे 3 एंड 3 तो क्या हो जाएगा 1/2, जो कट हो जाएगा हमारा 3/6 से, तो फिर 1/2 हो जाएगा, तो फिर हाफ केबीटी आ जाएगा, क्या आ जाएगा, हाफ केबीटी, ठीक है। तो फिर हमारा आंसर आ चुका है जो हमसे पूछा गया था, ठीक है। हमसे यही तो पूछा गया था कि मैक्सवेलियन गैस के लिए जो हमारा लॉ ऑफ पार्टीशन ऑफ एनर्जी के हिसाब से हर डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए कितनी एवरेज ट्रांसलेशन एनर्जी चाहिए होती है, तो फिर उसके लिए हमें कितनी चाहिए होती है, हाफ केबीटी चाहिए होती है, ठीक है। हमने इसको पूरा बहुत अच्छे से किया है। अब हम बढ़ जाते हैं अपने बी पार्ट की ओर। तो फिर यहाँ पे क्वेश्चन भी लिखे हुए हैं एंड आंसर भी लिखे हुए हैं, ठीक है। तो फिर बी पार्ट का क्या है, व्हाट इज ब्राउनिन मोशन, स्टेट इट्स ऑब्जर्व कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। ब्राउनिन मोशन हमें 1 मार्क्स से दिया हुआ है कि हमें बताना है कि ब्राउनिन मोशन होता क्या है एंड इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स बताएं, जिसमें हमें 4 मार्क्स दिए गए, मतलब कि 4 बातें लिख दो एंड पूरा हो जाएगा। तो डेफिनेशन लिखते हैं। तो पहले हम जानते हैं ब्राउनिन मोशन होता क्या है। ये फ्लूइड में जो सस्पेंडेड माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल की रैंडम और जिगजैग मोशन को ब्राउनिन मोशन कहते हैं, ठीक है, आम भाषा में बोले तो फिर ब्राउनिन मोशन इज कंटिन्यूस रैंडम एंड इरेटिक जिगजैग मोशन ऑफ अ माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल सस्पेंडेड इन अ फ्लूइड लाइक दैट लिक्विड और गैस। तो फिर इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या होगी, इसकी कैरेक्टरिस्टिक यही होगी कि ये मोशन कंटिन्यूस होता है, ये इरेगुलर होता है, छोटे पार्टिकल ज्यादा फास्ट मूव करते हैं, टेम्परेचर बढ़ने पर मोशन बढ़ जाता है, ठीक है। बस यहाँ पे भी यही लिखा हुआ है, द मोशन इज completely random and irregular, the motion is continuous and never stops, small particle exhibit more vigorous and faster motion than larger particle, the motions become more intense with the increase in temperature or a decrease in fluid viscosity, ठीक है। तो यहाँ पे भी बहुत अच्छे से लिखा हुआ है एंड एक बार दोबारा रिपीट कर देते हैं ये क्या होता है, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स को एक बार दोबारा रिपीट कर देते हैं कि ये मोशन कंटिन्यूस होता है, ये इरेगुलर होता है, छोटे पार्टिकल ज्यादा फास्ट मूव करते हैं, टेम्परेचर बढ़ने पर मोशन बढ़ जाता है, ठीक है। तो फिर कैरेक्टरिस्टिक्स इसकी, ठीक है, 4 कैरेक्टरिस्टिक्स बता दी गई है एंड 4 इसमें लिखनी थी, ठीक है। अब हम बढ़ जाते हैं सी पार्ट की ओर। तो यहाँ पे हमारा सी पार्ट आ चुका है, ठीक है। तो फिर सी पार्ट के अंदर क्या है कि डिफाइन मीन फ्री पाथ एंड ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर इट इन जीरो अप्रोक्सीमेशन, ठीक है। सबसे पहले डिफाइन करने का 1 मार्क्स दिया हुआ है एंड एक्सप्रेस करना है उसका 4 मार्क्स दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन, तो हम समझते क्या है, हम समझते हैं कि जो कंसेक्यूटिव कॉलिजन के बीच में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उसमें जो एवरेज डिस्टेंस ट्रैवल करता है उसे मीन फ्री पाथ कहते हैं, ठीक है। और मीन फ्री पाथ को हम किसे डिनोट कहते हैं, किसे डिनोट कहते हैं, लैम्डा से, यानी यहाँ पे भी लिखा हुआ है बट फिर ठीक है। एंड अब यहाँ पे डेरिवेशन करते हैं, डेरिवेशन बोल रहा है, कुछ भी बोलो, जीरो अप्रोक्सीमेशन बोल लो, ठीक है, एक तरह से डेरिवेशन ही है ये। तो फिर कंसीडर अ मॉलिक्यूल्स ऑफ अ डायमीटर डी, कंसीडर करना है कि एक डायमीटर है, एक डी है, ठीक है, मूविंग विद वेलोसिटी v, ठीक है, वो मूव कर रहा है वेलोसिटी v से, और कितने टाइम में कर रहा है, उस टाइम को टी मान लिया। इट इज स्वीप द वॉल्यूम, तो फिर स्वीप कर देता है वॉल्यूम को, तो फिर वॉल्यूम कितनी हो गई, वॉल्यूम का पाई डी स्क्वायर वीटी हो जाएगी, ठीक है। अगर हमारा n इज अ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है, अगर हमारा n जो हमारा नंबर ऑफ पर यूनिट वॉल्यूम है, तो फिर तक नंबर ऑफ कोलिजन, तो फिर नंबर ऑफ कोलिजन कितना हो गया, जितना हो गया, ठीक है, n, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम है, ठीक है। तो फिर यहाँ पे क्या हुआ, फ्री पाथ मीन क्या होगा, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल कोलिजन, तो टोटल डिस्टेंस क्या हुआ वीटी एंड टोटल कोलिजन जो कि हमने अभी बताया यहाँ से, ठीक है। एंड तो फिर जब हम काट देंगे, मतलब कि सिर्फ हमारा वीटी कटेगा, तो फिर वीटी कटने के बाद सिर्फ हमारा ये रह जाएगा, और यही हमारा क्या है, यही हमारा क्या है, जीरो अप्रोक्सीमेशन एक्सप्रेशन, ठीक है। इसके अंदर यहाँ पे जो n है वो नंबर डेंसिटी है और जो d है वो मॉलिक्यूल डायमीटर है, ठीक है। t क्या है, मॉलिक्यूल डायमीटर है, मॉलिक्यूल डायमीटर है, ठीक है। एंड क्या है, यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि d क्या है, मॉलिक्यूल डायमीटर है, एंड जो हमारा n है वो नंबर डेंसिटी है, यहाँ पे जो n है वो हमारा नंबर डेंसिटी है, ठीक है। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम भी बोल सकते हैं, या तो हम नंबर डेंसिटी भी बोल सकते हैं, दोनों में एक ही बात है। एंड तो फिर हमारा ये भी कंप्लीट हो चुका है क्वेश्चन नंबर 2। अब हम बढ़ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर भी सेम क्वेश्चन नंबर 2 की तरह ही है, उसके अंदर भी हमें कोई भी 2 पार्ट्स करने हैं, ठीक है। 3 पार्ट्स टोटल दे रखे हैं एंड एक पार्ट हमारा 5 मार्क्स का है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के इसको भी। तो इस फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द थर्मोडायनेमिक सिस्टम, हाउ डू वी क्लासिफाई बाउंड्रीज, ठीक है। तो सबसे पहले व्हाट इज, तो सबसे पहले बताने की थर्मोडायनेमिक सिस्टम क्या होता है, फिर क्लासिफाई करने इसकी बाउंड्रीज की, ठीक है। तो फिर टोटल इसकी 3 बाउंड्रीज होती हैं जैसे कि सबको पता है, एंड इसके अंदर कोई कैलकुलेशन है ही नहीं, तो बहुत अच्छा है ये, लेकिन इतना मार्केट डाल सकते हो, बहुत अच्छे मार्क्स आने वाले, ठीक है। तो थर्मोडायनेमिक सिस्टम से पहले होता क्या है, थर्मोडायनेमिक सिस्टम होता है मैटर का वो पार्ट या स्पेस का वो रीजन जो स्टडी के लिए सेलेक्ट किया गया हो, ठीक है। इसी बाउंड्रीज को हम कहते हैं थर्मोडायनेमिक सिस्टम, ठीक है। और इसके पास बाउंड्रीज होती हैं, आइसोलेटेड बाउंड्री होती है, क्लोज्ड होती है और ओपन होती है, ठीक है। द thermodynamic system is specified quantity of matter or a region space under the investigation separated from the surrounded by the boundary, ठीक है। अब हम आते हैं कि आइसोलेटेड, क्लोज्ड और ओपन होता क्या। आइसोलेटेड के अंदर नो एक्सचेंज ऑफ मास और एनर्जी विद द सराउंडिंग, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है कि मास और एनर्जी दोनों एक्सचेंज हो सकते हैं, बट क्लोज्ड के अंदर क्या होता है, नहीं आइसोलेटेड के अंदर ना मास का एक्सचेंज होगा ना एनर्जी का, ठीक है। उसे हम कहते हैं आइसोलेटेड सिस्टम। बट जो हमारा क्लोज सिस्टम होता है उसके अंदर क्या होता है, सिर्फ एनर्जी एक्सचेंज हो सकती है, मास नहीं होता है, ठीक है। एक्सचेंज ऑफ एनर्जी, हीट एंड वर्क, बट नॉट दी मासेस। मास एक्सचेंज नहीं होता, सिर्फ एनर्जी, हीट, वर्क एक्सचेंज होता है। एंड ओपन के अंदर दोनों ही एक्सचेंज हो जाते हैं, मास भी एक्सचेंज हो जाता है और एनर्जी भी एक्सचेंज हो जाती है, उसे हम बोलते हैं ओपन सिस्टम, ठीक है। तो फिर 3 बाउंड्रीज हैं थर्मोडायनेमिक्स। जो थर्मोडायनेमिक्स होता क्या है, अगेन रिपीट कर देते हैं, थर्मोडायनेमिक सिस्टम होता है मैटर का वो पार्ट या स्पेस का वो रीजन जो स्टडी के लिए सेलेक्ट किया गया हो, इसी बाउंड्रीज को हम कहते हैं थर्मोडायनेमिक सिस्टम। एंड इसकी ही 3 बाउंड्रीज हैं, आइसोलेटेड, क्लोज्ड और ओपन। होता है उसके अंदर कुछ भी एक्सचेंज नहीं होता, मास ना एनर्जी। क्लोज्ड के अंदर सिर्फ एक्सचेंज होती है हीट, एनर्जी, ठीक है। बट जो हमारा मास है, मास एक्सचेंज नहीं होता है, ठीक है। ओपन के अंदर मास भी एक्सचेंज हो जाता है और एनर्जी भी एक्सचेंज हो जाती है, ठीक है। अब बी पार्ट के ऊपर, तो फिर बी पार्ट के ऊपर हम आ चुके हैं। तो फिर बी पार्ट में क्वेश्चन क्या है, सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। obtain expression for isothermal complexity, जिसे हम डिनोट कर रहे हैं बीटी से, and the volume expression coefficient अल्फा, ठीक है। तो फिर इसके अंदर कॉम्प्लेक्सिबिलिटी एंड एक्सपेंशन बताना है, ठीक है। आइसोथर्मल के लिए क्या होगा, ठीक है। रिलेशन क्या डेंसिटी का, तो डेंसिटी का रिलेशन एम वाई वी है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, तो फिर ड्राइव कर लेते हैं आइसोथर्मल कॉम्प्लेक्सिबिलिटी के अंदर डिफाइन कैसे करते हैं, बीटी एस माइनस का 1 बाय वी एस डेल्टा वी बाय डेल्टा पी एंड टी, ठीक है। और इसके अंदर क्या है, इट इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाय पी एंड सब्स्टिट्यूटिंग गिवन इज, तो फिर हमें ये मिला, सब्स्टिट्यूट करते हैं तो हम, ठीक है। सब्स्टिट्यूट करने के बाद हमें ये मिल जाता है। एंड देन वॉल्यूम एक्सप्रेशन कोफिशिएंट के लिए, तो फिर कैसे डिफाइन करते हैं, अल्फा 1 बाय वी डेल्टा वी एंड डेल्टा टी पी, ठीक है। तो फिर सब्स्टिट्यूटिंग द डेंसिटी, तो रिलेशनशिप क्या होता है, डेंसिटी सब्स्टिट्यूट करते तो फिर बस डेंसिटी का साइन आ जाता है एंड यहाँ पे डेंसिटी आ जाती है एंड यहाँ पे भी आ जाता है, तो फिर बस ये कहना था इसके अंदर एंड ये पूरा आंसर है हमारा। तो फिर हमारा पूरा आंसर है। अब हम आ जाते हैं सी पार्ट के ऊपर, ठीक है। सी पार्ट के ऊपर आ जाते हैं हम अब। तो सी पार्ट हमारा ये रहा। सी पार्ट के अंदर क्या है, सी पार्ट के अंदर है क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, शो दैट द आइडियल गैस जिसके अंदर सी पी माइनस में वी इक्वल टू में आर, ठीक है। ये करना है फॉर द आइडियल गैस। तो फिर यहाँ पे क्या है, फॉर 1 मॉलिक्यूल ऑफ एन आइडियल गैस द इंटरनल एनर्जी इज यू, तो फिर हम इंटरनल एनर्जी को नोट करते हैं, यू से करते हैं। तो फिर जो फंक्शन है वो टी सिर्फ टी होगा। तो फिर फर्स्ट लॉ क्या होता है, फर्स्ट लॉ हमारा ये होता है, हमने ऊपर भी देखा था फर्स्ट लॉ कि डी क्यू डी यू प्लस में पी डी वी, ठीक है। और कॉन्स्टेंट वॉल्यूम के अंदर तो फिर जो डी वी है वो 0 हो जाएगा। तो फिर यहाँ पे ये हो जाएगा सी वी इक्वल टू में डेल्टा यू बाय डेल्टा टी वी, और कांस्टेंट प्रेशर में सी पी इक्वल टू में दिस, ठीक है। एंड अगर हमारा पी वी इक्वल टू में आर टी हो जाएगा, तो फिर जब हम डिफरेंशिएट करेंगे रिस्पेक्ट ऑफ टी में, तो फिर क्या हो जाएगा, पी डेल्टा वी बाय डेल्टा टी एंड पी इक्वल टू में आर। तो फिर सब्स्टिट्यूट करेंगे तो फिर हमारा क्या हो जाएगा, सी पी इक्वल टू में सी वी प्लस में आर, या तो हम इसे यह भी बोल सकते हैं सी पी माइनस में सी वी इक्वल टू में आर, ठीक है। और हमें यही डिफाइन करना था, ठीक है, हमें यही शो करना था, हमने यही शो कर दिया। अब हमारा ये भी पूरा क्वेश्चन हो चुका है, ठीक है। ये भी हमारा पूरा क्वेश्चन हो चुका है। अब हम बढ़ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, ठीक है। इसके अंदर क्या है, इसके अंदर है क्वेश्चन नंबर 4, जिसके अंदर हमें कोई भी 2 पार्ट्स करने हैं एंड अगेन ये भी सेम ही है, ठीक है। तो फिर ए पार्ट क्या है, डिपिक्ट कार्नोट साइकिल ऑन पीवी डायग्राम एंड ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर एफिशिएंसी। तो फिर डायग्राम के हमें 1 मार्क्स मिलेगा एंड 4 मार्क्स हमें एक्सप्रेशन लिखना है उसका, ठीक है। तो फिर सबसे पहले तो हम डायग्राम बना लेते हैं कार्नोट साइकिल का, ठीक है। तो फिर यहाँ पे सेम पी वी, ठीक है, एंड यहाँ पे 0, तो फिर यहाँ से ऐसे
देन ऐसे, देन ऐसे, देन ऐसे करके ऐसे लेना है, ठीक है। यहाँ पे टी एच, यहाँ पे टी सी, यहाँ पे भी टी सी, एंड यहाँ पे टी एच, ठीक है। ये क्या हमारा आइसोथर्मल है, आइसोथर्मल, ठीक है। यहाँ पे क्या है, एडियाबैटिक है, एडियाबैटिक, एंड यहाँ पे क्या है, आइसोथर्मल है, ठीक है। एंड यहाँ पे अगेन एडियाबैटिक है, ठीक है। ये पूरा डायग्राम किसका है, हमारा कार्नोट साइकिल का है, पीवी डायग्राम के ऊपर, ठीक है। अब बढ़ जाते हैं इसका एक्सप्रेशन, जो कि 4 मार्क्स का दिया हुआ है, एक्सप्रेशन करते हैं, ठीक है। तो फिर यहाँ पे क्या है, द एफिशिएंसी एंड इज द रेशियो ऑफ द नेटवर्क ऑन द हीट एब्जॉर्ब फ्रॉम द सोर्स इज Q1, तो फिर क्या हो जाएगा, N इज W बाय Q1 इज इक्वल टू Q1 माइनस में Q2 बाय Q1, तो फिर क्या हो जाएगा, सिंपली 1 माइनस में Q2 बाय Q1, ठीक है। और रिवर्सिबल कार्नोट साइकिल के लिए जो Q1 है वो बाय T1 हो जाएगा, इक्वल टू में Q2 बाय T2 हो जाएगा, ठीक है। तो फिर देखो क्या हो जाएगा, N इक्वल टू में 1 माइनस में T2 बाय T1, ठीक है। अब हम आते हैं बी पार्ट के ऊपर, ये पूरा हो चुका है, ठीक है। इसके अंदर बस ये करना था और जो डायग्राम बनाया था वो करना है, ठीक है। अब हम आते हैं बी पार्ट के ऊपर। बी पार्ट के अंदर क्या है, बी पार्ट के अंदर है सबसे पहले क्या है, डिफाइन एंट्रोपी एंड ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर आइसोथर्मल चेंज, ठीक है। तो सबसे पहले एंट्रोपी, एंट्रोपी इट इज द थर्मोडायनेमिक्स स्टेट function that measure the degree of disorder in the system, the change defined as the ds इक्वल टू में dq रिवर्स बाई t। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है, ये सिस्टम के डिसऑर्डर या रैंडमनेस को मेजर करता है, ठीक है। मतलब जो उसका मेजर है, ये मेजर करता नहीं है, ये उसका मेजर है, ठीक है। और आइसोथर्मल चेंज में क्या होगा, dt इज इक्वल टू में 0 हो जाएगा और जो d हुआ है इक्वल टू में 0 हो जाएगा। तो फिर जो फर्स्ट लॉ है वो हमारा ये है, dq इज इक्वल टू में dw इक्वल टू में pdv, ठीक है। एंड यहाँ पे सेम हमने यही यूज किया है, देन हमारा ये आ चुका है, ठीक है। तो फिर यहाँ पे क्या है, अगर गैस आइसोथर्मली एक्सपेंड करती है एंट्रोपी चेंज इतना होगा, ठीक है। तो बस ये दिया हुआ है। अब हम बढ़ जाते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट के ऊपर, जो कि हमारा सी पार्ट है, ठीक है। सी पार्ट के अंदर क्या क्वेश्चन है, मैक्सवेल रिलेशन एंड वंडर वॉल्फ गैस, ठीक है। इसके अंदर क्या है, डेल्टा U बाय डेल्टा V T इक्वल टू में A बाय का V का स्क्वायर, ठीक है। सबसे पहले तो मैक्सवेल रिलेशन बताना है, जिसके 2 मार्क्स मिलेंगे। देन वंडर वॉल्फ गैस का बताना है, जो कि इसको शो करना है, उसके 3 मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। बस यही है। तो यहाँ पे क्या है, मैक्सवेल सबका रिलेशन लिखा है। मैक्सवेल का रिलेशन क्या है, PVT एंड S, ठीक है। तो रिलेशन, तो फिर वन सच रिलेशन दिस वन वी कैन राइट, ठीक है। वी नो कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स होता क्या है, यहाँ पे वो भी लिख दिया, ठीक है। तो फिर डिवाइड कर दिया बाय द dV एट द कांस्टेंट टेंपरेचर की, ठीक है। देन हमने ये लिख दिया फॉर द वंडर वॉल्फ गैस, ठीक है। वंडर वॉल्फ गैस के लिए हमने ये लिख दिया, ठीक है। एंड देन मतलब कि ये पूरी डेरिवेशन है, ठीक है। इसके अंदर कुछ भी समझाने वाली बात है ही नहीं, ठीक है। ये पूरा ऐसा ही पढ़ना पड़ता है, बट समझा दो जो समझाने की चीज है कि मैक्सवेल ने थर्मोडायनेमिक्स के वेरिएबल के बीच रिलेशन दिए थे, ठीक है। और जो वंडर वॉल्फ गैस के लिए जो इंटरनल एनर्जी का वॉल्यूम के साथ चेंज करने को दिया था, वो हमारा ये दिया था, जो कि हमने एंड में ये शो किया है, ठीक है। तो फिर बस यही था। अब हम बढ़ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 5 का, जो कि हमारा 10 मार्क्स का एक क्वेश्चन है, ठीक है। मतलब कि बड़ा तो होगा ही कुल मिला के, ठीक है। 5 वाले छोटे थे, बहुत जल्दी हो रहे थे, एंड कोई कैलकुलेशन कोई जरूरत नहीं थी, क्योंकि साइड डेरिवेशन आई थी, या तो कोई डिफाइन वगैरह पूछ रहा था, ठीक है। एंड यहाँ पे भी सेम अगेन यही है, ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर अ सिंगल पार्टिकल पार्टीशन फंक्शन ऑफ अ मोनोटोमिक आइडियल गैस, ठीक है। 10 मार्क्स का पूरा है, यहाँ पे पूरा आंसर लिखा हुआ है, ठीक है। तो क्या लिखा हुआ है, सबसे पहले डिफाइन लिखी हुई है हैमिल्टोनियन की, ठीक है। तो फिर इसके अंदर क्या है, एनर्जी ऑफ अ सिंगल पार्टिकल गिवन बाय द काइनेटिक एनर्जी, जिसका फॉर्मूला हमारा ये है, E इक्वल टू में P का स्क्वायर 2m, ठीक है, इक्वल टू में P स्क्वायर x प्लस में P स्क्वायर y प्लस में P स्क्वायर z, ठीक है, 2m, ठीक है। अब क्या है, द पार्टीशन इज द फंक्शन इंटीग्रल, ठीक है। तो फिर क्या है, द सिंगल पार्टिकल इज द partition function z is defined as the sum overall position states for the continuous system in the phase space we integrate over all the possible position q and the momentum, ठीक है। तो फिर क्या हुआ, z इक्वल टू में 1/h का क्यूब हो गया एंड इंटीग्रेशन ऑफ दिस, ठीक है। तो फिर यहाँ पे ये क्या है, h क्या है हमारा प्लैंक कांस्टेंट है, एंड ये क्या है हमारा बोल्ट्ज कांस्टेंट है,
तो अभी सॉल्व करेंगे, इंटीग्रल्स करेंगे, वी कैन सेपरेट दी पोजीशन एंड मोमेंटम इंटीग्रल्स। तो फिर जो हमारा पोजीशन इंटीग्रल है, इट इज द पोटेंशियल एनर्जी इज 0 इनसाइड द बॉक्स, द इंटीग्रल ओवर द कोऑर्डिनेट्स dx dy एंड dz इज सिंप्लाइज द इट्स द वॉल्यूम v। ठीक है, तो फिर इंडिकेशन ऑफ d3 विद द क्यूब, तो फिर इंडिकेशन ऑफ L2 by 0 is defining and we just integrate. So momentum integral, this the integral is overall momentum is a Gaussian integral over 3 dimension. So this is a using of standard Gaussian integral result, this one. Okay, so final expression, this one is a final, but it is a Hubble de Broglie wavelength, this, and substitute the all of this, we get the constant expression, this. And can we take the partition function, we can have proportion to the v, its scale with the temperature T by 3 by 2 state of a single particle in the system. ठीक है, तो फिर यहाँ पे यही हुआ था, बस सिंपली हम नंबर बता देते हैं कि सिंगल पार्टिकल पार्टीशन सिस्टम वो Z है। ठीक है, गैस सिस्टम की सबसे बड़ी स्टेट की समरी होती है। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या है, इसका फॉर्मूला हमारा ये निकला था। ठीक है, ये निकला था इसमें Z इक्वल टू में V बाय H का क्यूब 2 बाय MKBT 3 बाय 2 आया है। ठीक है, तो फिर यही है हमारा। ठीक है, अब आते हैं बी पार्ट के ऊपर, जो कि हमारा लास्ट पार्ट भी है। तो फिर हमारा बी पार्ट आ चुका है। बी पार्ट के अंदर क्या है, ऑब्टेन दी फैमी ब्रेक डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन एंड प्लॉटेड। ठीक है, 8 प्लस में 2 है। ठीक है, तो फिर स्टार्टिंग टू थर्मोडायनेमिक्स प्रोबेबिलिटी विद द फैमिली दिस एंड दिस ट्रेलिंग अप्रॉक्सीमेशन एंड मैक्सवेल इज द ब्लू प्रोजेक्टेड टू द कॉन्स्ट्रेक्ट्स दिस एंड इन दिस एंड इन दिस एंड इन दिस। तो सॉल्विंग करके हमारे पास ये आ गया। तो फिर यहाँ पे क्या है, बी क्या है 1 बाय के बी टी एंड अल्फा क्या है एफ बाय के बी टी। तो फिर यहाँ पे ये क्या है, ये उन पार्टिकल फैमिलीज के लिए है जो पूर्ली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं। ठीक है, ये किसके लिए, जो पूर्ली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं। ठीक है, तो ये पूरा कंप्लीट हो चुका है हमारा। ठीक है, एंड हमने एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ा है, एक भी क्वेश्चन। इग्नू के अंदर प्रीवियस ईयर से ज्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, एंड इसे अच्छे से करना, बहुत अच्छे से करना, एंड एक बार नहीं बार बार देखना, क्योंकि अगर एक बार समझ नहीं आया तो दोबारा से देख लेना। ठीक है, एंड लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर से करना। ठीक है, एंड बेल आइकन को दबाना मत भूलें, इससे कि हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, राधे राधे।